गांव से मैं पहली लड़की हूँ जिसका सिलेक्शन ऐसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम में हो रहा है। ये तो न्यूज़ पॉलिटिकल है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो रहे हैं, बट हमको पता है ईडी एज ए इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट है। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो अब कैसा मच। लग रहा है रिजल्ट आने के बाद? फाइनली आप आए। अच्छा लग रहा है, पहला अटेम्प्ट था तो एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, कौन सी रैंक आपको मिली है? आपकी थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरी रैंक है 753। शायद इस रैंक में पता नहीं क्या मिलेगा वैसे तो। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं इससे? मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि जितनी पढ़ाई करी थी मुझे लगता है उस हिसाब से मिला है। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से हैं? मेरा नाम काजल आनंद कुमार चौहान है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरा एजुकेशन भी महाराष्ट्र में ही हुआ है। मैं 2 साल से दिल्ली में हूँ, यूपीएससी की तैयारी। ऐसे कॉलेज से लाइक वो आईआईटी नहीं है, एनआईटी नहीं है, कोई एमबीबीएस की कॉलेज नहीं है, तो मुझे लग रहा था जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स है उनके लिए बहुत हार्ड होगा कि वो क्लियर कर पाए ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो ये मेरे लिए एक सेटबैक था, बट जब मैं अच्छा परफॉर्म करने लगी, पढ़ाई करने लगी, तो मुझे लगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हो जाएगा क्लियर। थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो हो ही जाता है वैसे तो। ओके मैम। मैम बात करें जैसे आज रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले, तो सबसे पहले पीडीएफ में नाम किसने खोजा? आपने खुद देखा या फिर फ्रेंड ने या फिर फैमिली? मेरे फ्रेंड्स ने खोजा नाम। तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या कॉल किए मतलब कुछ? मेरे लिए तो नॉर्मल रिएक्शन था क्योंकि मैं मान के चल रही थी कि मैंने जितना पढ़ाई की उस हिसाब से मुझे मिलेगा, जितना अगर लक होगा तो मिल भी जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं रेडी थी कि मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए अच्छे से पढ़ूँगी। तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले? हाँ, मैं देने वाली हूँ, बट मुझे पता है कि 2 इंटरव्यू के बाद बस 2 महीने रहे हुए थे, तो इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है अभी तक के, पर एग्ज़ाम दूँगी, बट नेक्स्ट अटैम्प्ट अच्छा होगा। ओके मैम। फैमिली से कोई कांटेक्ट हुआ? फैमिली का क्या रिएक्शन था अगर बात? फैमिली का बहुत अच्छा रिएक्शन था जब मैंने उनको कॉल किया कि मेरा ये रैंक आया है, आईपीएस मिल रहा है, आईपीएस या फिर आईआरएस मिलेगा। सो दे वर हैप्पी लाइक गाँव से मैं पहली लड़की हूँ जिसका सिलेक्शन ऐसे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो रहा है, जो इतनी बड़ी है, दुनिया में सबसे, दुनिया में तो नहीं इंडिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। राइट। अब जो प्रीलिम्स आ रहा है, 2 महीने अभी तक बचे हैं, 60 दिन बचे हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? एक आप विस्तार से अगर बताएं। अगर हम देखें कि लास्ट 50 या 60 डेज़ की बात करें तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाने चाहिए, पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। मार्क्स देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, एनालिसिस करिए क्योंकि आपकी जो मॉक टेस्ट है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा है। जो मेन पेपर है, आप उन 2 घंटों में जिस दिन एग्ज़ाम है खुद को कैसे काम रख पाते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से कैसे चूज़ कर पाते हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। ओके, अगर मैं बात करूँ आपकी रणनीति क्या थी प्रीलिम्स को लेकर, तो थोड़ा बताएं। मेरे मेरे साइड से तो यही होगा कि मैंने बहुत सारे पेपर्स लगाए थे। मेरा फोकस यही था कि फरवरी के स्टार्टिंग से पेपर लगाने हैं। पेपर ऐसा ही नहीं कि 2 घंटे पेपर दिया तो हो गया। 2 घंटे पेपर दिया, उसको 4-5 घंटे एनालाइज करने में चले जाते हैं क्योंकि उसकी बहुत माइन्यूट डिटेल्स नोट करनी होती है। अगर नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ तो मेरा आंसर वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सो मेरी स्ट्रैटेजी लास्ट के फेब के बाद यही थी कि पेपर लगाओ, एनालिसिस करो और पीटी 365 पढ़ लो तो आपका कवर तो हो जाता है मोस्टली। और साइड बाय साइड न्यूज़पेपर तो आपको डेली पढ़ना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द एग्ज़ाम न्यूज़पेपर पे ही रिलाई करती है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आपने जैसे अपने न्यूज़पेपर बोला, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। न्यूज़पेपर पढ़े तो फिर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? क्या न्यूज़पेपर में बेनिफिट है या फिर मैगजीन पढ़ें? मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैगज़ीन वन टाइम रीडिंग होती है, बट बार-बार हम उसे रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। अगर जो लोग मैगज़ीन करते हैं वो बार-बार रिवाइज़ कर पाते हैं तो उनके लिए वो बेनिफिशियल है। लेकिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और न्यूज़पेपर में मुझे जनरली 2 से 3 घंटे लग जाते थे क्योंकि उसके नोट्स बनाना, छोटे-छोटे माइन्यूट डिटेल्स देखना, देन उसका बैकग्राउंड देखना। सो इससे बार-बार रिविज़न भी हो जाता है, तो ये बेनिफिशियल है ज़्यादा ओके मैम। न्यूज़पेपर। जब एक एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है, तो उसको तुरंत न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर जब प्रीलिम्स पास में आए तब न्यूज़पेपर को स्टार्टिंग करना चाहिए? मुझे लगता है आपका प्रिपरेशन की स्टार्टिंग न्यूज़पेपर से होनी चाहिए क्योंकि उसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स वाला पेज होता है, देन पॉलिटी कवर हो जाती है, आर्टिकल्स आ जाते हैं, यानी सारी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट। करंट अफेयर्स तो है ही, साइंस एंड टेक भी कवर हो जाता है, इन्वायरमेंट, तो सारा ही आपका बेस ही न्यूज़पेपर है। अगर आप उसको अच्छे से वो आप अगर हेडलाइन पढ़ के छोड़ रहे हो तो वो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब नहीं है। आपके पेरेंट्स और आप में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आप ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट, उसको आपको एनालाइज करना सीखना चाहिए, पेपर को कैसे मैं एनालाइज करूँ। आपको टाइम ड्यूरेशन भी देखना है कि मेरे को 4 घंटे लग रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में 4 घंटे लगेंगे, बस बाद में वो रिड्यूस होते जाएगा क्योंकि जो आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे बार-बार तो आपके पास एक बार लिखा हुआ है तो आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो मुझे ऐसा लगता है न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ो चलेगा, बट थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ो। ओके, तो न्यूज़पेपर में कैसे हम उस चीज़ को पहचानें कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम नोट डाउन करने चाहिए या फिर इसका नोट्स बनाने चाहिए? जब हम यूपीएससी का सिलेबस पढ़ते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम जब 2-3 बार पढ़ लेते हैं सिलेबस, हमें समझ आ जाता है ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये न्यूज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई वर्ड है जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चल रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये तो न्यूज़ पॉलिटिकल है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो रहे हैं, बट हमको पता है ईडी एज ए इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, कौन से मिनिस्ट्री उसको कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो फंक्शन कैसे करता है, उसको हेड कौन करता है। तो इसका अगर बैकग्राउंड जानेंगे तो यूपीएससी में बेसिकली प्रीलिम्स में सवाल ऐसे ही आते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री हेड कर रही है। सो मुझे ऐसा लगता है वो कवर हो जाता है आप हाँ। न्यूज़पेपर करते हैं तब। आपको छोटी छोटी डिटेल जैसे इन्वायरमेंट का कुछ आ गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक आ गया, आपने पढ़ दिया छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैसे बनती है, बायोडिग्रेडेबल हो सकती है नहीं हो सकती है, तो हमको उसके डिटेल्स में जाना है। तो उसके लिए हम नेट का यूज़ करते हैं। कुछ भी आप लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक लिख दो, पीछे आप यूपीएससी टाइप करो तो जो कोचिंग के साइड से वो इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं, तो आप उनके छोटे नोट्स बना दो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसका बंडल बन जाएगा, नहीं उसका बंडल नहीं बनता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एंडिंग में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, सबसे ज़्यादा। ओके मैम, अगर हम और थोड़ा डेप्थ में जाएँ प्रीलिम्स को लेकर, तो प्रीलिम्स की आपके जीएस 1 के लिए क्या रणनीति थी और सीसैट को लेकर क्या रणनीति थी? थोड़ा ओपन कीजिए। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। जीएस स्कोर, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GSU Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। जीएस स्कोर। जीएस के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका पहले एनसीईआरटी का बेस स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आप बेसिक बुक्स करें लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम आईएएस रेफ़र करी थी। बाकी साइंस एंड टेक वगैरह के लिए आप कोई भी एक कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए। उसके बाद ये तो जीएस 1 का है, और उसके बाद मेरा एड ऑन था न्यूज़पेपर प्लस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना। आप किसी भी कोचिंग के उठा लो तो उससे हो जाएगा। और सीसैट के लिए ये तो मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि मैं साइंस फील्ड से आती हूँ, बट मेरा मैथ्स नहीं था। मेरा केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स थे। सो मैथ्स और रीजनिंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी। बस मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश पे काम किया और रीजनिंग पे काम किया, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन कंसेप्ट समझना मेरे लिए थोड़ा टफ था। सो सीसैट में एच पाने के लिए ये दो रीजनिंग और इंग्लिश मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे। बट मैं यही कहूँगी अगर जो भी प्रिपेयर कर रहा है कि आप तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करिए। सीसैट में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। ओके, चलो ये तो प्रीलिम्स की बात होगी। आप आगे की ओर चलते हैं तो मेंस की रणनीति को। तो मेंस की प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट करनी थी? आपने पहले प्रीलिम्स की थी या फिर मेंस की? पहले तो कंबाइंड था, बाद में प्रीलिम्स ओरिएंटेड हुआ फैब से, और मैंने मेंस की तो आंसर राइटिंग होती नहीं थी जनरली, बट एक इनसाइट सिक्योर आईएएस करके इनिशिएटिव है, वहाँ पे मैं जनरली 1-2 आंसर लिख दिया करती थी। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल था कि अपना फ्रेमवर्क कैसे बनाए मेंस के लिए। ये मैंने पहले किया था। और मैंने सोशियोलॉजी के लिए अपने ऑप्शनल के लिए एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, उससे प्री से पहले ही। तो प्री से पहले मेरी एक टेस्ट सीरीज़ फिनिश हो गई थी सोशियोलॉजी के लिए। तो आपने जैसे बताया आपका जो ऑप्शनल था सोशलॉजी था, और सोशलॉजी काफ़ी एस्पिरेंट सोशलॉजी है जिनका ऑप्शनल है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? सोशलॉजी को कैसे कमांड करनी चाहिए एकदम? सोशलॉजी क्या ऑप्शन होने चाहिए? कहाँ से रिसोर्स को इकट्ठा करना चाहिए? लाइक सोशियोलॉजी के मेरी कोचिंग नहीं थी, तो मैंने ये सेल्फ प्रिपेयर किया। मैंने 11th-12th के बुक से स्टार्ट करी पहले। देन सेकेंडली एक चैनल है स्लीपी आईएएस करके, वहाँ पे सोशियोलॉजी के पूरे वीडियोस थे, वो मैंने देखे। देन मैंने नितिन सांगवान पढ़ी, बेसिकली यानी वो समरी बुक है, बट एक बुक पे आप रिलाई करते हैं, आप 10 टाइम्स रिवाइज करते हैं तो वो आपकी जहन में बैठ जाती है, आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी बार बार लिख सकते हैं। सो बेसिकली मेंस इज़ अबाउट राइटिंग। तो अगर आप उस टाइम फ्रेम में अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है वो बेनिफिशियल होता है एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे सोशियोलॉजी में मैंने बस ये एक बुक को बहुत बार रिवाइज़ किया, नितिन सांगवान को बहुत बार रिवाइज़ किया था, और शायद
वो हो सकता है मेरे लिए रैंक लाने के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो। ओके मैम। तो साथ ही साथ बात करते हैं आप थोड़े सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो मेंस के लिए आपने सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आपकी रणनीति रही, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री? मैंने ऐसा कुछ सब्जेक्ट वाइज नहीं किया था। मैंने लाइक मेंस के समय ऐसा था, प्री के समय हमने बुक्स जो पढ़े थे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये हमें रिटर्न मैंने दोबारा नहीं पढ़े क्योंकि एनालिसिस मुझे आता था कि इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा ऐसा है। मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक थी 5 साल की, वो क्वेश्चन और आंसर पढ़े। आंसर्स पढ़ के आपको समझ आता है कि ऐसा किसी भी क्वेश्चन का फ्रेमवर्क, किसी भी क्वेश्चन को कैसे आंसर करें इस फ्रेमवर्क में। सो मैंने PYQ बुक खरीदी, PYQ पढ़ी और एक भैया थे जिन्होंने अटेम्प्ट्स दिए हुए, इससे पहले इंटरव्यू दिया है, उनसे मैंने गाइडेंस लिया। मयंक भैया करके थे, वो ऑलरेडी टैक्स इंस्पेक्टर है। सो उनके थ्रू मुझे गाइडेंस मिला कि आप पहले तो एथिक्स पढ़िए, ऐसे के लिए तैयारी करिए और अपना ऑप्शनल तैयार करिए 1 महीने में। बाकी जो 2 महीने बाकी है उसमें आप आंसर्स राइटिंग करिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपको पहले से जानकारी होगी। अगर आपकी पहले जानकारी नहीं होगी तो अगर आप पेपर लिख भी रही हो फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा क्योंकि मार्क्स कम आएंगे। राइट। तो आपने जैसे बताया आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग इस टाइम पे बहुत बड़ा ये मुद्दा है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस पर, तो आपने किस प्रकार से अपनी आंसर राइटिंग? मुझे लगता है आप न्यूज़पेपर से कोई भी टॉपिक उठा लो, आप अगर पढ़ रहे हो तो उसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख दो। आप जब बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं धीरे धीरे आप उसको अपने यानी दिमाग में बिठाना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ भी गया तो आपको फिर रिप्रोड्यूस करते आता है कि बेसिकली पूछ क्या रहा है। यानी आपको आजू बाजू के नहीं लिखना है, कुछ भी जो पूछा है वही लिखना है। लक्ष्मीकांत यानी मैंने मेंस के लिए नहीं पढ़ी क्योंकि वो मैंने प्री के लिए पढ़ चुकी थी। मैं प्री के लिए मैं वो ऑलमोस्ट 6-7 बार पढ़ चुकी थी, तो मुझे वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी मेंस के लिए। उसके अलावा जो बेसिक बुक्स होते हैं लाइक स्पेक्ट्रम तो पढ़नी है, स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा, वो तो डिपेंड करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। देन इकोनॉमिक्स के लिए श्रीराम पढ़नी है। श्रीराम यानी मेरी है, यानी वो मैंने पढ़ी है, बाकी लोग दूसरा भी रेफ़र कर सकते हैं जो उन्हें ठीक लगे। ओके। देन बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है लाइक साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, उनके लिए आप कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लो, बट ऐसा है कि एक ही मटेरियल पे रिलाई करो, ज़्यादा यानी मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाई नहीं करो। ओके मैम। अब यहाँ पर बात करते हैं NCERT वर्सेस एडवांस बुक, तो आपने किसको ज़्यादा फॉलो किया? NCERT से शुरुआत की थी या फिर डायरेक्ट आप एडवांस बुक पे आपने फॉलो किया? मैंने NCERT से स्टार्ट करी थी क्योंकि मेरा 10th तक CBSE था, तब मेरी 9th-10th कवर हो गई थी, बट मेरा 11th-12th कवर नहीं हुआ था क्योंकि मैंने अपना 11th-12th स्टेट बोर्ड से किया है। सो मैंने 11th-12th की NCERTs पढ़ी, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे आई। ओके। आपने NCERT पढ़ी किस क्लास से लेकर पढ़ी थी और किस किस NCERT को आपने फॉलो किया, अगर थोड़ा बता? मुझे लगता है 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री के लिए आप 11th स्टैंडर्ड की तमिलनाडु की बुक अच्छी होती है, वो पढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ी थी। वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो आप फाइनली आप चयन हो गए, एक ऑफिसर बन गए, तो आप क्या करने वाले हो, आगे का प्लान क्या है? मुझे ऐसा लगता है आगे जो गवर्नमेंट काम देगी या फिर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं फुलफिल कर पाऊँ, बस यही हो। बहुत सारे जो गर्ल्स हमारे एस्पिरेंट हैं जो कि दूर दराज से गाँव में बैठ के वो भी इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या क्या मैसेज रहने वाला है? मेरा मैसेज यही रहेगा, अपने ड्रीम्स पे बिलीव करो। वो अगर आप बिलीव करते हैं, आप कॉन्फिडेंस रखते हैं खुद पे, तो वो ड्रीम्स कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आपका अपना कीमती टाइम दिया।